हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर ए और आप हैं मेरे चैनल लेट्स अचीव टुगेदर पे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ईपीएफ। इस वीडियो में मैं ईपीएफ का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाला हूं कि ईपीएफ क्या है और ईपीएफ का मेंबर कौन कौन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है व्हाट इज़ ईपीएफ। ईपीएफ की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो इसके बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। दोस्तों, बेसिकली ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है और इसका पर्पस फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को सिक्योर करना है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस इन 1951। ये ईपीएफ नवंबर 1951 में सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आई थी एज एन ऑर्डिनेंस, जो कि बाद में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 से रिप्लेस किया गया था। और अब ये जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि कुछ पार्ट एम्प्लॉय की सैलरी में से काट के ईपीएफ में जमा किया जाएगा और उतना ही एम्प्लॉयर को भी अपने हिस्से से एम्प्लॉय के नाम पर जमा करना होगा। फिर है फंड सेविंग स्कीम। तो बेसिकली इसका पर्पस लोगों के छोटे छोटे अमाउंट को सेव करना है और वो उनको उनकी 58 ईयर की एज कंप्लीट होने यानी उनके रिटायरमेंट पर दिया जाए ताकि उसके बाद की लाइफ उनकी सिक्योर रहे। और लास्ट में बात करें दोस्तों, ये एक तीन पार्टीज कंट्रोल करती है: सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो ऊपर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी दिया हुआ है, ये पूरे पीएफ पेंशन एंड इंश्योरेंस स्कीम को अकेले ही मैनेज करती है। और ईपीएफ को काम क्या होता है, उसको असिस्ट करना, जो कि वो अपने पूरे 135 लोकेशन पर फैले ऑफिस से करती है। और जो ईपीएफओ है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करती है। तो दोस्तों, ये था कुछ बोरिंग पार्ट, हिस्ट्री पार्ट। तो मुझे वो हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग लगती है, पर ये बताना इंपॉर्टेंट था इसलिए मुझे स्किप नहीं कर सकता था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। उसके बाद नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी, जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें हम जानेंगे कौन कौन ईपीएफ स्कीम का मेंबर बन सकता है। सबसे पहले है, अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो आप ईपीएफ का मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईपीएफ नंबर लेना मैंडेटरी होता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर 20 से कम एम्प्लॉय हैं तो ऑर्गेनाइजेशन नंबर नहीं ले सकती। इफ़ दे वांट तो वो ईपीएफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा सकती है एंड ईपीएफ नंबर ले सकती है। उसके बाद है ओनली एम्प्लॉयज़, यानी दोस्तों जो किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं वही मेंबर बन सकते हैं। जो अप्रेंटिस होते हैं, जिन्हें हम इंटर्न भी कहते हैं, वो ईपीएफ स्कीम का मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन इन केस जो अप्रेंटिस है उनको एक टाइम के बाद अगर एज ए एम्प्लॉय ऑफर कर दिया गया तो उनको इंस्टेंटली ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर करना होता है। नेक्स्ट, जिनका बेसिक वेजेस प्लस डेयर अलाउंस जो है वो अगर वो 15,000 से नीचे है तो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईपीएफ के अंदर 15,000 की एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स है, यानी अगर किसी का बेसिक प्लस डीए 15,000 से नीचे है तो उसको ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है। यानी आपका एम्प्लॉयर आपको ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर करेगा ही करेगा। तो दोस्तों, इस पॉइंट को देखने के बाद काफ़ी लोगों के मन में दो सिचुएशन को लेकर डाउट जरूर क्रिएट हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं बता देता हूँ। पहली सिचुएशन, अगर आपका बेसिक प्लस वेजेस 15,000 को क्रॉस कर देता है जॉब करते करते तो क्या होगा। और दूसरा सिचुएशन, अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यहाँ कहें आपने अपनी पहली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है जहाँ पर आपका बेसिक प्लस डीए 15,000 से ऊपर है, तो उस केस में क्या होगा। तो सबसे पहले पहली सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर एक टाइम के बाद जब आपका बेसिक प्लस डीए 15,000 से ऊपर चला जाएगा तो आपको वो मेंबरशिप कंटिन्यू करनी होगी। तो जैसे पहले आपका पीएफ कटता था वैसे अब भी पीएफ कटेगा। नेक्स्ट, अगर आपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है जहाँ पर आपका बेसिक प्लस डीए 15,000 से ऊपर मिलता है तो दोस्तों आपके लिए ईपीएफ मेंबर बनना मैंडेटरी नहीं है। पर उसके लिए आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले ईपीएफओ स्कीम के अंडर मेंबर रजिस्टर्ड नहीं हुए होने चाहिए, यानी आपको कोई पहले से ईपीएफ अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ सिचुएशन। इस पॉइंट से आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिनका बेसिक प्लस डीए 15,000 से ऊपर है, जिनका ईपीएफ में मेंबर बनना मैंडेटरी तो नहीं है पर वो चाहते हैं मेंबर बनना। तो आप ईपीएफ स्कीम के पैरा 26(6) के ऑप्शन को सबमिट करके मेंबर बन सकते हैं। लेकिन मेंबर बनने के लिए एक कंडीशन है कि उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की सहमति होनी चाहिए। तो अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको एम्प्लॉयर भी रेडी होना चाहिए आपको मेंबर बनाने के लिए, क्योंकि उसकी भी कुछ लायबिलिटी बढ़ेगी आपको मेंबर बनाने से, उसको भी कंट्रीब्यूशन करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। एज बिलो 58, यानी जिनकी एज 58 से कम है वही ईपीएफ स्कीम का मेंबर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ ईपीएफओ का बेसिक। आगे और भी बहुत कुछ मैं इस ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में कवर करने वाला हूँ। जैसे आज बेसिक कवर किया, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन फंडा क्या होता है, यानी कितना एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन करना होता है और कितना एम्प्लॉयर को। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए, और अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।